दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2014 की एक एडवेंचर ड्रामा बेस्ड फिल्म हेक्टर एंड द सर्च फॉर द हैप्पीनेस के बारे में, जिसे IMDb पर 6.9 की रेटिंग्स मिली हैं। कहानी एक ऐसे आदमी की जो जिंदगी की जद्दोजहद में उलझा हुआ है और खुश रहने का दिखावा कर रहा है, जहां इसी खुशी की तलाश में वो एक ऐसा सफर तय करता है जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देता है। अब ऐसा क्या फलसफा है इस कहानी का, ये तो आपको ये वीडियो देखकर ही पता चलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के रुक करते हैं इस कहानी की ओर। यह कहानी शुरू होती है आसमान में उड़ते हुए एक प्लेन से, जिसके अंदर मौजूद है हमारी कहानी का मुख्य किरदार हेक्टर, जो अपने पालतू कुत्ते के साथ एक एडवेंचर पर निकला है। जहां बादलों को चीरते हुए वो दोनों अपनी मंजिल की ओर बढ़ ही रहे होते हैं कि इसी बीच अचानक उसका डॉग नीचे जा गिरता है, जिसे ढूंढने के दौरान पिछली सीट पर बैठा एक अनजान शख्स अचानक से उस पर हमला कर देता है और उसका प्लेन नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाता है। जहां इसी कश्मकश के बीच अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और उसे एहसास होता है कि वो महज एक सपना देख रहा था। यह है हेक्टर की गर्लफ्रेंड क्लारा, जो आज उसे ऑफिस जाने के लिए उठा रही थी। यूं तो पेशे से हेक्टर एक साइकाइट्रिस्ट है जो लोगों की जिंदगी को एक नई दिशा देने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल उसकी गर्लफ्रेंड क्लारा का है, जो उसके खाने से लेकर रहने तक का उसका पूरा शेड्यूल मेंटेन करती है। यहाँ आम लोगों की तरह हेक्टर भी हर रोज अपने घर से ऑफिस जाता और दिन भर अपने क्लाइंट से मिलकर उनकी परेशानी भरी जिंदगी के किस्से सुनता, लेकिन बजाय उनके सवालों के जवाब देने के वो उल्टा उनसे नए सवाल पूछता, ताकि वो लोग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएं और उसका ये धंधा कभी मंदा ना पड़े। हेक्टर और क्लारा एक मेडिकल कंपनी के लिए काम करते हैं, जो उन्हें आज शाम अपनी बिजनेस की सक्सेस पार्टी में इनवाइट करते हैं, जहां कंपनी के लोग अपनी कामयाबी का सारा श्रेय क्लारा को देते हैं, जिसने पिछले 10 सालों से बिना कोई छुट्टी लिए उनके लिए खूब प्रॉफिट बनाया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात हेक्टर को रास नहीं थी, क्योंकि इसी काम के चलते ना तो वो शादी कर पा रहे हैं और ना ही खुद की जिंदगी पर फोकस। खैर, अब रोजमर्रा की तरह हेक्टर आज अपने ऑफिस में मौजूद है और उसकी एक क्लाइंट अंजलि, जो लोगों का भविष्य देखने का काम करती है, आज हेक्टर का हाथ देखने में व्यस्त दिखाई दे रही है। जहां वो उसे बताती है कि जल्दी वो एक ऐसे सफर पर निकलने वाला है जिसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। यहाँ तक कि उसे हेक्टर के मरे हुए पालतू कुत्ते और एक अनजान बीच पर उसकी पहली गर्लफ्रेंड की झलकियां भी दिखाई दे रही थी, जिन्हें सुन मजबूरन उसे अंजलि को वहां से भेजना पड़ता है, जिसके जाते ही अतीत की यादें उसे आग घेरती है। यहाँ इस और क्लारा को साफ सफाई के दौरान हेक्टर की अलमीरा से उसके बचपन की एक फोटो मिलती है, जिसमें उसके साथ 2 लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक उसका बेस्ट फ्रेंड माइकल है और दूसरी थी वही उसकी पहली गर्लफ्रेंड एग्नेस। खैर, अब लंच के दौरान हेक्टर क्लारा से अपने रिश्ते की बात छेड़ते हुए उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ खुश है। ये सुनकर क्लारा को रियलाइज होता है कि शायद हेक्टर उसके साथ ब्रेकअप करने वाला है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, हेक्टर उसके सामने अपने काम से एक ब्रेक लेने का प्रस्ताव रखता है, क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते उसके क्लाइंट्स भी धीरे धीरे उससे पल्ला झाड़ रहे हैं। इसलिए वो उनको खुश रखने से पहले खुद की खुशी तलाश करना चाहता है, जहां ये ब्रेक उसके लिए बहुत जरूरी है। क्लारा को ये सुनकर बेहद अजीब लगता है, क्योंकि उसने आज तक अभी अपने काम से छुट्टी नहीं ली थी, और साल के इस समय पर तो बिल्कुल ही नहीं, जब उनकी कंपनी को उनसे बेहद मुनाफा हो रहा हो। इसलिए वो उसके साथ चलने से मना कर देती है, लेकिन हेक्टर का दिल रखने के लिए वो अगले दिन उसके सामान को पैक करते हुए उसका हौसला बढ़ाते हुए नजर आती है। जहां हेक्टर भी उससे अलविदा लेकर अपने सफर के लिए रवाना होते हुए एयरपोर्ट जा पहुंचता है, और फ्लाइट में उसकी मुलाकात अपनी बगल में बैठे हुए एक अमीर बिजनेसमैन एडवर्ड से होती है, जो कि बेहद ही खड़ूस किस्म का इंसान है, जो हर छोटी छोटी बात को अपने पैसों से तौलता है, और तो और आज बिजनेस क्लास में सीट न मिलने से भी नाखुश दिखाई दे रहा है। अब सामान रखने के दौरान हेक्टर को अपने बैग से एक डायरी मिलती है, जो कि क्लारा ने उसके लिए रखी थी, ताकि वो अपने सफर के किस्से उस डायरी में बयां कर सके, जिसकी शुरुआत वो बगल में सो रहे एडवर्ड से करता है, जिसकी हर चीज को पैसे में तौलने की आदत आज उसके लिए एक परेशानी बन चुकी है। खैर, अब प्लेन लैंड होता है और हेक्टर जा पहुंचता है अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन शंघाई में, जहां से निकलने के दौरान एडवर्ड की नजर एक बार फिर से उस पर पड़ती है और वो उसे अपने साथ अपने आलीशान होटल में लेकर आ जाता है, जहां वो दोनों अपने बारे में एक दूसरे को बताते हुए जिंदगी के बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं।
हेक्टर उसे बताता है कि वो एक साइकाइट्रिस्ट है और ये सोलो ट्रिप इंसान की असली खुशी किसमें है इस बात का पता लगाने के लिए कर रहा है। जिसे सुनकर एडवर्ड मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि वो एक सफल बिजनेसमैन है और उसके लिए असली खुशी सिर्फ और सिर्फ पैसा ही है, क्योंकि जिस होटल में वो आज उसका मेहमान है उसके लोग सिर्फ सपने ही ले पाते हैं। इसलिए उसका यह काम उसे कभी रिटायर नहीं होने देता और अगर वो इससे भी ज्यादा खुशी चाहता है तो आज रात उसके साथ चले। इतना कहकर वो उसे अब पूरा शहर घुमाना शुरू करता है, जहां वो दोनों अजनबी पूरा दिन खूब मस्ती करते हैं और घूमते घूमते क्लब में दाखिल होते हैं, जहां एक बार फिर से पैसे की बदौलत एडवर्ड उसे लंबी कतार से बचाते हुए क्लब के अंदर ले जाता है, जिसे देख हेक्टर को फाइनली रियलाइज होता है कि शायद एडवर्ड अपनी जगह बिल्कुल सही है। खैर, अब क्लब में उसकी मुलाकात यिंग ली नाम की एक लड़की से होती है, जो उसे बताती है कि वो एक टूरिज्म की स्टूडेंट है और विदेशी टूरिस्ट लोगों पर अपनी स्टडी कर रही है, जिसके चलते अब उनमें बातों का सिलसिला शुरू होता है और वो दोनों एक दूसरे में और ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं। जहाँ रात होते होते वो दोनों एक दूसरे के और ज्यादा करीब आ जाते हैं। अब अगले दिन हेक्टर उसे लंच पर मिलने के लिए इनवाइट करता है, क्योंकि जल्द ही वो पहाड़ों की तरफ जाने वाला है और वो चाहता है कि यिंग ली भी उसके साथ इस सफर का हिस्सा बने। लेकिन वो उसे कहकर मना कर देती है कि उसका ये काम उसे शहर से बाहर जाने की इजाजत नहीं देता। और इससे पहले कि हेक्टर कुछ समझ पाता, एक अनजान आदमी वहां पर आकर जबरदस्ती यिंग को अपने साथ ये कहकर ले जाता है कि तुम्हारे दोस्त ने सिर्फ कल रात तक की पेमेंट की थी, आज की नहीं। ये सुन हेक्टर को फाइनली रियलाइज हो चुका था कि जिससे वो प्यार की उम्मीद कर रहा था वो शायद पैसों में अपनी खुशी ढूंढ रही थी। और इसी उलझन के साथ एक बार फिर से हम उसे अपनी अगली मंजिल की ओर रुख करते हुए देखते हैं, जहां मीलों का सफर तय करके वो दूर दराज के पहाड़ों में एक मोनेस्ट्री में दाखिल होता है और वहां उसकी मुलाकात एक बुद्धिस्ट मॉन्क से होती है। अब मोनेस्ट्री में कुछ दिन बिताने के बाद वो एक शाम उस मॉन्क से अपना वही सवाल फिर से दोहराता है, इंसान की असली खुशी किसमें है। जिस सुन वो उसे कहते हैं कि यह सवाल ही बिल्कुल गलत है, बल्कि उसे ये पूछना चाहिए कि असली खुशी किस चीज में नहीं है, फर्क है तो बस एक नजरिए का। अब ये बात सुनकर हेक्टर सोच में पड़ जाता है, जहाँ इसी बीच वो मॉन्क उसे बताते हैं कि हमारे पास यहाँ इंटरनेट की सुविधा भी मौजूद है। जिसे सुन हेक्टर के मन में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि जब से वो इस सफर पर निकला है उसकी क्लारा से ढंग से बात भी नहीं हो पाई है, जिसके चलते अब वो अगले दिन स्काइप के जरिए उससे बातचीत करते हुए दिखाई देता है। लेकिन बजाय उसका हालचाल पूछने के, क्लारा उसे कंपनी के अपडेट देना शुरू कर देती है। और इससे पहले कि हेक्टर उसे अपने सफर के बारे में बताता, तेज हवा के चलने से इंटरनेट कनेक्शन टूट जाता है और उनकी बातचीत बीच में ही रुक जाती है। जहाँ इसी बीच वो मॉन्क उसे बाहर आने को कहते हैं और वो पाता है कि आज उन तेज हवाओं की वजह से पूरी मोनेस्ट्री के भिक्षु खुशी से झूम उठे हैं, जिसकी वजह थी उनके प्रेयर फ्लैग्स का लहराना। तो दोस्तों, बुद्धिज्म में इन फ्लैग्स का लहराना एक शुभ संकेत माना जाता है, जिनकी बदौलत इन छोटे छोटे फ्लैग्स पर लिखे हुए मंत्र हवा के जरिए पूरी दुनिया में फैलकर अमन और शांति कायम करते हैं। लेकिन ये बातें हेक्टर के लिए बिल्कुल नई थी, इसलिए उसे ये सब ऑड दिखाई दे रहा था। खैर, अब वहां से वापस आकर वो एडवर्ड से मिलता है और उसे इस ट्रिप को यादगार बनाने के लिए उसका धन्यवाद करता है। एयरपोर्ट पर अब वो डिसाइड करता है कि वो घर जाने के बजाय अपने बेस्ट फ्रेंड माइकल से मिलने अफ्रीका जाएगा। और हम उसे एक बार फिर से एक प्लेन में देखते हैं, जिसकी हालत जनरल क्लास के डब्बे जैसी दिखाई दे रही थी। उसके साथ बैठी महिला से हेक्टर की बातों ही बातों में दोस्ती हो जाती है और अपनी आदत के चलते वो उससे भी वही सवाल पूछ बैठता है, आखिर तुम्हारे लिए इंसान की असली खुशी किसमें है। जिसे सुन वो उसे बताती है कि हमारे देश की हालत बद से बदतर हो चुकी है। खाने और साफ पानी के साथ साथ जिस दिन मेरे बच्चे बिना किसी डर के स्कूल में जाकर पढ़ाई कर पाएंगे, वही असली मायने में मेरे लिए सच्ची खुशी होगी। इतना कहकर उसे प्रोफेसर कोरमैन की एक किताब देती है, जिन्होंने उसके इसी सवाल पर अपनी एक पूरी किताब लिख डाली थी। साथ ही वो हेक्टर को अपने घर पर डिनर पर भी इनवाइट करती है, ताकि वो उसे अपने लोगों से मिलवाकर परिवार रूपी खुशी का भी एहसास करवा सके। प्लेन लैंड होता है और हेक्टर को लेने उसका जिगरी दोस्त माइकल वहां पर आ पहुंचता है, जो कि दरअसल पेशे से एक डॉक्टर है, जो अपने बॉडीगार्ड मार्शल के साथ पिछले कई सालों से अफ्रीका के एक छोटे से क्लिनिक में गरीब लोगों की सेवा कर रहा है। अब हेक्टर, जो कि एक टूरिस्ट है, इसलिए माइकल उसके रहने का बंदोबस्त शहर के सबसे सेफ होटल में करता है, जहां उसकी मुलाकात अपने जैसे एक और टूरिस्ट से होती है,
जहां बातों के दौरान हेक्टर को पता चलता है कि उसके साथ बैठा कोई शख्स कोई आम शख्स नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा ड्रग लॉर्ड डिएगो बरास्को है, जो कि काफी गुस्सैल किस्म का इंसान है और गैर कानूनी ढंग से अफ्रीका में अपना धंधा चला रहा है। जहां मूड को थोड़ा लाइट करने के लिए हेक्टर डिएगो से अपना वही सवाल पूछता है, उसके लिए इंसान की असली खुशी किसमें है। जिस उन डिएगो कहता है कि मेरे लिए ड्रग्स बेचकर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना ही सच्ची खुशी है, ताकि वो उस पैसे की बदौलत अपनी बीवी की जान बचा सके, जिसकी बिगड़ती हुई हालत के चलते वो आज काफी परेशान हो चुका है। खैर, अब अगली सुबह डिएगो हेक्टर से मिलने उसके कमरे में दाखिल होता है, जो पिछली रात अपने बर्ताव के लिए काफी शर्मिंदा था। जहां उसकी बीवी की रिपोर्ट्स देखने के बाद हेक्टर उसे बताता है कि उसकी बीवी की तबीयत दरअसल दवाइयों के ओवरडोज की वजह से खराब हो रही है, इसलिए अब वो उसे एक नई प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देगा। लेकिन पेन न होने की वजह से डिएगो को अपना पेन हेक्टर को देना पड़ता है। जहां इसी बीच माइकल एक इमरजेंसी के चलते हेक्टर को अपने साथ लेकर अपने क्लिनिक आ पहुंचता है। जहां पहुंचकर हेक्टर को रियलाइज होता है कि जिस डिएगो की वो अभी मदद कर रहा था, आज उसी जैसे लोगों की बदौलत कई लोगों की जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं। आए दिन नशे और गंदी राजनीति के चलते इस देश के युवाओं को इनका शिकार होना पड़ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर माइकल जैसे लोग बिना किसी लालच के इस अनजान देश में उन अजनबी लोगों की सेवा में तत्पर हैं। जिसे देख वो माइकल से भी अपना वही सवाल पूछता है, तुम्हारे लिए सच्ची खुशी किसमें है। जिसे सुन माइकल कहता है, भले ही वो एक्टर जैसा एक शहरी अमीर डॉक्टर नहीं है, लेकिन उसे यहाँ लोगों की मदद करने में एक अजीब सा सुकून मिलता है। और तो और यहीं उसे मार्शल जैसा एक लाइफ पार्टनर भी मिला है, और जहाँ प्यार हो वहाँ बाकी की सब चीजें बेबुनियाद सी लगती हैं। ये जवाब सुनकर हेक्टर को भी एक अजीब सी शांति का एहसास होता है और वो एक बार फिर से स्काइप के जरिए क्लारा से कांटेक्ट करता है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वह हेक्टर की बातों पर कम और अपनी आज की होने वाली मीटिंग पर ज्यादा फोकस दिखाई दे रही थी। अब इससे पहले कि हेक्टर कुछ और कहता, क्लारा कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। खैर, अब इसके बाद हेक्टर जा पहुंचता है उसी महिला के घर जिसने प्लेन में उसे डिनर पार्टी के लिए इनवाइट किया था। जहां वो लोग हेक्टर को एक लोकल डिश बनाकर खिलाते हैं और देर रात तक उसके साथ जश्न मनाते हैं। अब वापसी के दौरान हेक्टर गाड़ी की पिछली सीट पर ही सो जाता है। जहां रास्ते के बीच कुछ लुटेरे उसके गार्ड्स को बंदी बनाकर उसकी गाड़ी को अपने कब्जे में लेते हुए उसे अपने साथ अपने खुफिया अड्डे पर ले आते हैं। जहां उन लोगों का बॉस हेक्टर से वहां आने की वजह पूछता है, जिसे सुन वो उन्हें बताता है कि वो एक टूरिस्ट है और पिछले कुछ दिनों से अपने एक दोस्त की बीवी का इलाज कर रहा है, जिसका नाम डिएगो बोरास्को है। अब ये नाम सुनते ही उन लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और वो उसे कोई खबरी समझकर उसे बंदी बना लेते हैं। हेक्टर को एहसास हो चुका था कि अब वो शायद जिंदा वापस अपने देश नहीं लौट पाएगा, इसलिए वो उनसे अपनी डायरी की मांग करता है ताकि वो क्लारा के लिए अपना आखिरी संदेश लिख सके। जिसे लेने के दौरान हेक्टर की नज़र उसी पेन पर पड़ती है जो डिएगो ने उसे होटल में दिया था। अब ये देखते ही वो लोग रातों रात हेक्टर को एक गाड़ी में डालकर वापस उसी जगह छोड़ आते हैं जहां से उन्होंने उसे अगवा किया था, और खुद को मौत के मुंह से बाहर देख आज उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जिसके चलते वो एक बार फिर से उसी महिला के गांव पहुंचता है जो शायद उसके लापता होने से बेहद चिंतित थे, और उसे अपने सामने देख वो सभी एक बार फिर से खुशी से झूम उठते हैं। खैर, अब उस देश से वापसी के दौरान वो माइकल से कहता है कि अब वो घर जाने के बजाय अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एग्नेस से मिलने लॉस एंजलिस जाना चाहता है, ताकि वो उसके साथ अपने पुराने गिले शिकवे दूर कर पाए। और इस तरह वो उससे अलविदा लेकर एक बार फिर से प्लेन में सवार हो जाता है, जहां इस बार वो एडवर्ड से इंस्पायर होकर बिजनेस क्लास में सीट बुक कर लेता है। अब सफ़र के दौरान एक इमरजेंसी के चलते प्लेन में एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जिसके चलते हेक्टर को प्लेन की इकॉनमी क्लास में जाना पड़ता है और उसकी मुलाकात एक महिला से होती है जिसकी हाल ही में ब्रेन सर्जरी हुई है और हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से उसकी तबीयत अचानक से खराब हो चुकी है। रिपोर्ट्स देखकर हेक्टर को समझ आ चुका था कि यह सफ़र उस लेडी के लिए आखिरी सफ़र हो सकता है, लेकिन वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लेन को वापस मत मोड़ें। उसका इस दुनिया में उसकी बहन के अलावा कोई और नहीं है और मरने से पहले वो आखिरी बार उससे मिलना चाहती है। कायदे से हेक्टर को उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी, मगर शायद इस सफ़र ने उसे काफ़ी बदल दिया था, जिसके चलते वो कैप्टन से प्लेन को लो एल्टीट्यूड पर उड़ाने की रिक्वेस्ट करता है और उस महिला को अपनी सीट पर लाकर पूरे सफ़र में उसकी देखभाल करते हुए नजर आता है। जहां प्लेन लैंड होने पर वो महिला उसका ये कहकर शुक्रिया अदा करती है कि कभी कभी किसी बात को चुपचाप सुनना भी
एक रिश्ते में एक सच्ची खुशी का एहसास देता है। और इसी कश्मकश के साथ वो जा पहुंचता है शहर की उसी जगह पर जहां आज से ठीक कई साल पहले उसने वो फोटो खिंचवाई थी, और उसे वहां पिक करने उसकी एक्स एग्नेस आते हुए दिखाई देती है, जिसे 12 साल बाद अपनी नज़रों के सामने देख हेक्टर को एक नॉस्टैल्जिया सा फील होता है। एग्नेस अब एक शादीशुदा महिला है जो अपने पति और बच्चों के साथ लॉस एंजलिस में रहती है, और हेक्टर के कहने पर उसे प्रोफेसर कॉर्बेन से मिलवाने वाली है, जिनकी किताब उसे उस अफ्रीकन महिला ने प्लेन में दी थी। खैर, अब अगली सुबह जैसे ही हेक्टर क्लारा को बताता है कि वह लॉस एंजलिस में अपनी दोस्त के घर पर रुका हुआ है, तो अचानक क्लारा का गुस्सा उस पर फूट पड़ता है और वो उसे कॉन्फ्रेंट करती है कि उसने वो फोटो ऑलरेडी उसकी अलमीरा में देख ली थी, और उसे अब पूरा यकीन हो चुका है कि वो उसे धोखा दे रहा है और उसने ये ट्रिप अपनी उसी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए बनाया है। और इतना कहकर वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। अब दुखी मन से वो एग्नेस के साथ प्रोफेसर कॉर्बेन से मिलने चल देता है, जहाँ रास्ते के दौरान वो उससे भी अपना वही सवाल दोहराता है, उसके लिए सच्ची खुशी क्या है और इतने साल बाद वो कैसा महसूस कर रही है। जिस उन एग्नेस भावुक हो जाती है और उसे हेक्टर को 12 साल पहले अपना रिश्ता खत्म करने के लिए काफ़ी खरी खोटी सुनाती है, लेकिन साथ ही वो उससे कहती है कि अब उसने पुरानी यादों को दरकिनार करते हुए मूव ऑन कर लिया है और उसकी फैमिली ही अब उसके लिए ज़िंदगी की असली खुशी है। ये सुन हेक्टर भी काफ़ी भावुक हो जाता है और वो दोनों प्रोफेसर से मिलने उनके सेमिनार में दाखिल होते हैं, जहां वो आज अपने एक नए एक्सपेरिमेंट के बारे में लोगों को बता रहे थे। दरअसल उन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई थी जिसमें वो लोगों के इमोशंस को कैप्चर कर ये पता लगा सकते हैं कि वो लोग अपनी ज़िंदगी में कितने स्तर पर खुश हैं, जिसके लिए उन्होंने एग्नेस और हेक्टर को अपना टेस्ट सब्जेक्ट चुना था, जिन्होंने उनसे मिलने के लिए इस विषय में रुचि दिखाई थी। खैर, अब प्रोफेसर उन्हें 3 चीज़ों के बारे में सोचने के लिए कहते हैं, जो कि थे उनका बेहद खुशी वाला पल, उनका सबसे खराब पल और बेहद ही डरावना पल। सबसे पहले बारी आती है एग्नेस की, जो जल्द ही माँ बनने वाली है, इसलिए उसके टेस्ट रिजल्ट एक खुली किताब की तरह दिखाई दे रहे थे। जिसके बाद बारी आती है हेक्टर की, जो पहले तो काफ़ी आनाकानी करता है, लेकिन उन दोनों के फोर्स करने पर उस बूथ के अंदर दाखिल हो जाता है। अब टेस्ट के अनुसार वो उन यादों को सोचने लगता है, जहाँ सबसे पहले वो उस पल के बारे में सोचता है जो वह अफ्रीकन माफिया के हाथों मरने वाला था। उसके बाद उसे याद आती है यिंगली की, जिसने उसे प्यार में धोखा दिया, और अंत में उसे क्लारा दिखाई देती है, जो ब्रेकअप के बाद किसी और से शादी कर लेती है, जिसे वो चुपचाप एक बच्चे की तरह होता हुआ देख रहा था। अब उसकी रीडिंग देखकर प्रोफेसर समझ जाते हैं कि हेक्टर जानबूझकर इन यादों को सोच रहा है, इसलिए वो एग्नेस के साथ मिलकर उसे हौसला देते हुए एक बार फिर से कोशिश करने के लिए कहते हैं। लेकिन इसी बीच हेक्टर को क्लारा का फोन आ जाता है, जो अपने किए पर आज शर्मिंदा थी और हेक्टर से माफी मांगते हुए अपने रिश्ते को एक और मौका देने की बात कहती है। ये सुनते ही हेक्टर के इमोशंस का बांध मानो टूट सा गया हो, और वो क्लारा से अपने प्यार का इजहार करते हुए कहता है जिस सवाल की खोज में वो इस सफर पर निकला था, आज शायद उसे उसका जवाब मिल गया है। उसकी सच्ची खुशी सिर्फ और सिर्फ क्लारा के साथ ही है, और इस बात का प्रमाण हमें प्रोफेसर की स्क्रीन पर दिखाई देता है, जहां हेक्टर के ब्रेन का हर एक न्यूरॉन ठीक वैसे ही रंगों में जगमगा उठा था, जैसा कि हमने मोनेस्ट्री के उन प्रेयर फ्लैग्स में देखा था, जहां इस अनुभूति का एहसास होते ही वो एक पल की देर न करते हुए एक आखिरी फ्लाइट पकड़ने के लिए वहां से रवाना होता हुआ दिखाई देता है, जो थी आज अपने घर वापसी की, जहां फ्लाइट में बैठने से पहले वो फिर से एक बार इंटरनेट के माध्यम से उस बुद्धिस्ट मॉन्क से रूबरू होता है, जिन्हें वो बताता है कि आखिरकार उसे अपने सवाल का जवाब मिल चुका है। इंसान को सच्ची खुशी बाहर ढूंढने से नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकने से ही मिलेगी, जिसे वो अंत में महसूस करता हुआ दिखाई दे रहा था, जहां लोग भी वही थे और उसका काम भी। फर्क था तो बस इतना ही कि अब वो भीतर से खुश था, और आज उसकी इस खुशी में शामिल थी उसकी लाइफ पार्टनर क्लारा, जिसके साथ वो फाइनली शादी करते हुए अपने उस मासूम बच्चे के सपने को अंत में साकार कर लेता है, और इस तरह इस कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, ये फिल्म की कहानी कहीं ना कहीं द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी मूवी का ही दूसरा पहलू है, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी इस चैनल पर कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर उसे भी ज़रूर चेकआउट करें। तो आई होप आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी, और आपको हेक्टर के सफ़र से क्या सीखने को मिला, अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जहाँ अंत में जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि
बिन सफ़र बिन मंजिलों का एक रास्ता होना चाहता हूँ। कहीं दूर किसी जंगल में ठहरा दरिया होना चाहता हूँ। एक ज़िंदगी होना चाहता हूँ बिना रिश्तों और रिवाजों की। दूर आसमान से गिरते झरने में कहीं खोना चाहता हूँ। मैं आज में जीना चाहता हूँ। मैं आज मैं होना चाहता हूँ।